अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम लोग कॉमन एमीटर स्टेज या कॉमन सोर्स स्टेज एक छोटी सी हमने एक सर्किट ले लिया फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, और हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करने का जो जनरल प्रोसीजर है ना वो देख रहे हैं, राइट। तो इसमें आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करने का मतलब क्या है कि एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ इसका गेन किस तरह से चेंज हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसके सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कोई कैपेसिटर इसमें से रिमूव या मर्ज तो नहीं होता। रिमूव होने का मतलब ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो ग्राउंड से ग्राउंड था, हमने कहा कि इस कैपेसिटर का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको हम अपने सर्किट से रिमूव कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। और मर्ज करने से क्या मुराद है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि अगर 2 या उससे ज़्यादा कैपेसिटर्स आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो आप उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टर्स पैरेलल में डिवाइड होते हैं, मतलब उनका एक प्रोसीजर है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हाउएवर जो कैपेसिटर्स हैं आपके पास ये पैरेलल में ऐड अप हो जाते हैं। इसका आपने बेसिक सर्किट थ्योरी में, नेटवर्क एनालिसिस में प्रूफ भी देखा होगा कि ऐसा क्यों होता है। बाय द वे इंडक्टर्स जो है वो रजिस्टर की तरह बिहेव करते हैं। आई एज्यूम कि ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। अच्छा जी, ये तो हो गए 3 स्टेप। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने ट्रांसफ़र फंक्शन इसका कंप्यूट करना है, राइट। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, वी आउट ओवर वी इन। ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में होता है, जबकि टाइम डोमेन में वी आउट और वी इन को आप लोग गेन कहते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो खैर एनीवेज, ट्रांसफ़र फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है आप उसको प्लॉट कर देंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, इसमें फिर एक और छोटा सा और ग्लिच भी है। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाला जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करवाया था तब मैंने ये सारे के सारे स्टेप्स ऐसे टेंटेटिवली सी बना के दिखाए थे। उसमें फिर हमने एक और भी बात की थी। हमने कहा था कि एक और तरीका भी है, अगर आप ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकालना चाह रहे तो फाइंडिंग पोल्स बाय इंस्पेक्शन का एक प्रोसीजर भी है। पहले तो मैं एक छोटा सा वो पिछला दिखा दूँ आपको कि वो हमने किस तरह से काम किया था। ये देखें, इसको ज़रा याद करें। ये हमने स्टार्ट किया था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, एक छोटा सा बेसिक थ्योरी का एक सर्किट पकड़ा, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कंप्यूट किया। ये ऐसा है, आप लोगों को पता है ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, आई मीन टू से दैट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम लोग इसका साइनोसाइडल रिस्पांस देखना चाह रहे थे। देयरफॉर हमने इसको रिप्लेस कर दिया एस को जे ओमेगा के साथ, और फिर ओमेगा की वैल्यूज़ वेरी करते चले गए और इस तरह से आपके पास रिस्पांस आ गया था। ठीक हो गया। अब देखो ज़रा, ये जो 5 स्टेप हैं ये यही काम ही कर रहे हैं, मतलब यही कुछ ही है ना इन 5 स्टेप्स में। सबसे पहले सर्किट ड्रॉ किया, ये कैपेसिटर इंक्लूड करने की बात, इससे पहले की बात है। कैपेसिटर चले ठीक है, इंक्लूड हो गए, मर्ज भी हो गए, ट्रांसफ़र फंक्शन कंप्यूट किया और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ एस था। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम अगर साइनोसॉइडल देखना चाह रहे हैं तो एस जे ओमेगा के बराबर होगा और इसको हम लोग प्लॉट कर देंगे। अच्छा जी, ये स्टेप, ये सारे के सारे बस एक छोटा सा रिकैप हो गया। इसके बाद ये जो हमने फाइंडिंग पोल्स बाय इंस्पेक्शन वाला मेथड हमने जो सोचा था, हमने कहा था कि भाई कभी कभी ऐसे होता है कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकालना चाह रहे होते हैं, हम एक शॉर्टकट बनाते हैं। वो क्या है, फाइंडिंग पोल्स बाय इंस्पेक्शन। इसमें हम यूँ करते हैं कि हम जो सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको कर देते हैं ज़ीरो, और नोड से लेके ग्राउंड तक हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस देखते हैं, या इम्पीडेंस। ठीक, इम्पीडेंस हम लोग देखते हैं उस नोड से लेके ग्राउंड तक, और उस नोड को हम लोग एक पोल कंसिडर कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने कुछ किया था। मतलब फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस अगर है R1,
कैपेसिटेंस है C1, तो WP 1/R1C1 ये आपका एक पोल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। इस पोल के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी होगी आप लोगों की, ओके। तो इसका हमने कुछ ब्रीफली देखा भी था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बेशक आप पॉज करके दोबारा से वो पिछली वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। चलें खैर, अब ज़रा आगे चलते हैं। तो इस लेक्चर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको इस वजह से आएगी क्योंकि कैलकुलेशंस जो है ना वो थोड़ी सी रफ़ हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक कम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट दूँ जिसमें आप ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। ये अगर एग्ज़ाम में दूंगा तो ज़्यादा थोड़ा सा मैं एक्सक्यूज़ मी इसको इजी करके दूंगा। एनीवेज, कॉमन एमीटर या कॉमन सोर्स। कॉमन एमीटर आपके पास होता है जब आपके पास बीजेटी हो। कॉमन सोर्स उस वक्त होता है जब आपके पास मॉसफेट हो, राइट। तो अगर मेरे पास है बीजेटी, तो बीजेटी आपको पता है इसके साथ मैंने पिछले लेक्चर में बताया चुप करके 3 कैपेसिटर्स लगा दो। अगर मॉसफेट है इसके साथ चुप करके 4 कैपेसिटर लगा दो। ये म्यू पाई सी एस क्या क्या चीज़ें हैं ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से देख चुके हैं, तो उस पर हम बहस में नहीं जाएंगे। एनीवेज, इस तरह से हमने लगा दिया। उसके बाद फिर हमने बनाया इसका एसी मॉडल। फ़िलहाल ज़रा इसको, ये जो बीच में लगा हुआ है ना, इसको अभी ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये आपके पास एसी मॉडल है बीजेटी का, ये एसी मॉडल है मॉसफेट वाले का। कॉमन एमीटर, कॉमन सोर्स, ठीक। यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, राइट। इम्पीडेंस चूँकि फाइंड करनी है तो मैंने इसको रेड नहीं किया, मुझे लगा शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्टली ही इम्पीडेंस फाइंड कर लेते हैं इसकी। अच्छा, एनीवेज, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शायद आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा हो, आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉमन एमीटर या कॉमन सोर्स स्टेज के अंदर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर बी या आर जी तो नहीं होता था, ये कहाँ से आ गया। तो ये इस वजह से लगा हुआ है यहाँ पे कि इससे पहले अगर कोई डिवाइस हो, नॉर्मली होती हैं इससे पहले डिवाइसेस, अगर इससे पहले कोई डिवाइस हो, उस डिवाइस की जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इसको इम्पेक्ट करेगी, आपके इस स्टेज को वो डिग्रेड करेगी, राइट। देयरफॉर हम लोग इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, ख़ास तौर पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कॉमन एमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एक्चुअली होगा क्या, यहाँ होगा ये कि कॉमन एमीटर में इधर एक आर पाई आपके पास लाजमी होता है, ठीक, जबकि कॉमन सोर्स में यहाँ पे आर पाई नहीं होता, ठीक। तो इसको इसके बराबर रखने के लिए कि भाई मेरे पास सिर्फ मैं एक ही सर्किट को पकड़ के कैलकुलेशन करूं, मैं दोनों की अलग अलग ये डिफरेंट कैलकुलेशंस ना करूं, दोनों को सेम करके मैं एक ही फार्मूला निकाल लेता हूं, फिर बाद में सिर्फ वैल्यूज़ इम्बेड करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं काम आसान करने के लिए। तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेता हूँ, राइट। थेवेनिन इक्विवेलेंट यहाँ पे किससा बनेगा कि इधर जो वोल्टेज हो जाएगी वो क्या होगी इन दोनों की, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। थेवेनिन आई एज्यूम आपको पता है, और ये दो चूँकि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो आर बी पैरेलल आर पाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि ये जो पूरी की पूरी जगह है ना, जहाँ तक मेरी फिंगर है, इस जगह पे ये पूरे का पूरा आके लग जाएगा और ये दोनों आपके पास सिमिलर हो जाएंगे, राइट। अच्छा, एसी इक्विवेलेंट मॉडल तक हम लोग पहुंच चुके। अब हम इस मॉडल को, ये जो मॉसफेट का मॉडल है, इसको अब हम लेके आगे चल रहे हैं, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। समरी यही है कि कॉमन एमीटर या कॉमन स्टेज आपके पास तकरीबन सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे इधर आर पाई रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे आर पाई रेजिस्टेंस नहीं होती। बाकी हमने समहाउ
थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा के इन दोनों को सिमिलर कर दिया ताकि हम एक ही कैलकुलेशन करें। बाद में अगर कहीं हमने कोई चेंजेस भी करनी होगी तो सी डी जी की बजाय सी म्यू लगा देंगे तो बात वही हो जाएगी। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि आपके पास दो मेथड्स थे, ठीक। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है, यानी कि आप इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे, ठीक, और फिर उसमें जे ओमेगा डाल के आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करेंगे। दूसरा मेथड है आपके पास, आप पोल्स इंस्पेक्शन करते हैं, राइट, यानी कि उस नोड से लेके रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले पोल्स बाय इंस्पेक्शन के मेथड को यूज़ करते हुए अब हम ज़रा अपनी कार्रवाई आगे लेके चलते हैं। इसको देखो, एक मेरे पास यहाँ पे नोड है x और ये पूरे का पूरा आपके पास एक नोड है, ये पूरे का पूरा। मैं ऐसे करता हूँ कि इस x के ऊपर मैं पोल निकालता हूँ और ये जो पूरे का पूरा जिसको मैं आउटपुट नोड कह रहा हूँ अपना, इसके ऊपर एक पोल निकालता हूँ। इसको निकालने का जो तरीका है मेरे पास वो क्या है, सिंपल, यहाँ से लेके ग्राउंड तक। जब मैं इंस्पेक्शन की बात करूँगा तो मेरे पास ये जो है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ज़ीरो करना होता है। इस नोड से लेके ग्राउंड तक आपके पास जो रेजिस्टेंसेस होंगे और जो इम्पीडेंस होगी, मतलब कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग लिख देंगे ओमेगा पी इज इक्वल टू 1/r इंटू सी। मतलब जितनी भी, अगर कैपेसिटर आपके पास सारे पैरेलल में है तो C1 + C2 + C3 + C4। अभी देखते हैं, ये ऐसे ही कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो है ये जो फ्लोटिंग कैपेसिटर यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये ज़्यादा थोड़ा मुसीबत क्रिएट कर रहा है। ये जो फ्लोटिंग कैपेसिटर CDG1 है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इधर मिलर्स थ्योरम लगाता हूँ, राइट। मिलर थ्योरम हम लोग पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब मैं मिलर थ्योरम लगाऊंगा तो इनपुट नोड के ऊपर मेरे पास CDG1 - AV आ जाएगा, आउटपुट नोड पे CDG1 - 1/AV आ जाएगा, ठीक। ये हम लोग कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर में इसको देख भी सकते हैं। चलें, कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। इस तरह से बनने का मतलब क्या है, ये वो एक्स नोड है आपके पास, ये वो आउटपुट का नोड है। ये जो इनपुट का नोड है एक्स नोड, यहाँ से लेके ग्राउंड तक आपके पास एक रेजिस्टर है और दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंसेस है CDG1 + GM/RD। GM/RD क्यों? GM/RD इसलिए क्योंकि कॉमन सोर्स का जो गेन है वो होता है -GM/RD, राइट, -GM/RD। तो मिलर्स थ्योरम कहता है CDG/1 + AV 1 - AV। तो यहाँ पे गेन -GM/RD है, तो ये CDG1 + GM/RD हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अच्छा जी, सो फार सो गुड। दो रेजिस्टर्स भी आ गए, एक दो कैपेसिटर्स भी आ गए जिनकी इम्पीडेंस होगी, और एक रेजिस्टर भी यहाँ पे होगा। रेजिस्टेंस इम्पीडेंस एक ही बात है। तो इनपुट के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगी, WP in 1/रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। इम्पीडेंस मुझे वर्ड यूज़ करना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ। जिस तरह लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि इस नोड पे जो रेजिस्टेंस है, इस नोड पे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस चूँकि यहाँ पैरेलल में 2-3 है तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस RG इंटू ये वाली कैपेसिटेंस प्लस CGS ये वाली कैपेसिटेंस, ओके। इसी तरह ज़रा आउटपुट नोड के ऊपर आओ। आउटपुट नोड पे आपके पास क्या है, WP आउट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, ये तो सिंपली करंट सोर्स है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसको तो दफ़ा करो ना। ये दो कैपेसिटर्स हैं और एक रेजिस्टर है आपके पास, राइट। तो रेजिस्टेंस इनटू सम ऑफ बोथ कैपेसिटेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं CDG1 + GM/RD, CDG1 - 1/AV, CDG1 - 1/AV। मैंने आपको बताया
कि गेन है आपके पास -GMRD कॉमन सोर्स स्टेज का, तो 1 + 1/GMRD हो जाएगा इस तरह से। तो सिंपली इनपुट की फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपके पास, पोल फ्रीक्वेंसी, आउटपुट की पोल फ्रीक्वेंसी भी आपके पास आ गई। उसके बाद हमने सिंपली बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है। बॉडी प्लॉट किस तरह से करेंगे? बड़ी आराम से, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास गेन है, राइट। तो ज़ाहिर है GMRD से ज़्यादा तो ये हो ही नहीं सकता जो आपके पास गेन है। अच्छा, ये -GMRD गेन है, तो लेकिन ये इसकी मैग्नीट्यूड है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा आप पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ ही गया हुआ है यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे भाई -GMRD है, ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आता? ये ऊपर ही रहता है क्योंकि ये जो 2 लाइनें होती हैं ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड बताती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो खैर बोर्डे आपको ये कहता है कि जब पहली पोल फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये -20 dB नीचे जाएगा। जब दूसरी पोल फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये मज़ीद 20 dB नीचे जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ -20, तो इधर विद रिस्पेक्ट टू 0 ये -40 हो जाएगा। तो इस सर्किट का आप बड़ी आराम से बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद हों, राइट। WP लेट से आपके पास आ जाता है आंसर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 200 मेगाहर्ट्ज़, और WP आउट आपके पास आ जाता है 1 गीगाहर्ट्ज़। तो 200 मेगाहर्ट्ज़ पे आप ये जो गेन की वैल्यू होगी वो ऐसे नीचे लेके चले जाएंगे -20 dB, और जब 1 गीगाहर्ट्ज़ आएगा, यूँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर आप मज़ीद -20 और इसको नीचे लेके चले जाएंगे, राइट। इस तरह से आप इसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट बना सकते हैं बाय इंस्पेक्शन, पोल इंस्पेक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़रा क्लासिकल टेक्निक पे आते हैं जो कि देखने में ही बड़ी खौफनाक लग रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कन्वेंशनल तरीका जो हम कंट्रोल सिस्टम से भी करते आए हैं, KCL लगाना है, ठीक। KCL के बाद समहाउ V आउट और V इन हम लोगों को निकाल देना है। इसकी डिटेल मैंने नहीं बनाई, ना ही मैंने इसका प्लॉट बनाया। आपका दिल करे आप खुद मैटलैब में बना सकते हैं, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। बाय द वे, कल इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा हमारा, कल होगा या जब भी होगा, तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में बस एक डोमिनेंट पोल्स वाली मैं बात करूँगा छोटी सी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फीडबैक, ऑसिलेटर्स, या जो डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप एक दफ़ा जब से हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया, आप अपने जहन में ना एक मैप सा बना लें, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी समझ नहीं आता कि भाई कोर्स का सर पैर क्या है, कोर्स हम पढ़ क्या रहे हैं। मतलब आप सारे टॉपिक्स देखें स्टार्ट से, कि हमने शुरू किया था सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सिर्फ एक लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ किया था ताकि पता चले कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं क्या, क्योंकि फिर हमने आगे डिफरेंशियल पेयर वगैरह पढ़ना था। पहला लेक्चर तो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन था, उसे तो छोड़ देना। उसके बाद फिर हम लोग करंट सोर्सेज, करंट मिरर्स पे आए, फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पे आए। फिर हमने क्या किया कि ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे इनको हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में प्लॉट किया। जो इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा ना, वो हो सकता है डिफरेंशियल पेयर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो, क्योंकि ब्रीफ तो कर दिया। आगे फिर ज़्यादा एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एग्ज़ाम में दूंगा। एग्ज़ाम वो चीज़ होती है जो 3 घंटे का होता है या 2 घंटे का होता है, जिसमें ऑलरेडी आप क्लास में पढ़ चुके हो, उसकी प्रैक्टिस आप गो थ्रू कर चुके हैं। और असाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस लेवल की दी जा सकती है। तो खैर ये तो छोटी सी हाँ, ये रह गया यार, ये तो अभी बताया नहीं मैंने। अच्छा, आउटपुट पे KCL लगाना है, तो इसी सर्किट पे ही हम लोग आ रहे हैं, ठीक। ये पूरे का पूरा आपके पास एक नोड है KCL, आउटपुट नोड। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जो यहाँ पे वोल्टेज है ये है V आउट ओवर RD प्लस V आउट अपॉन इम्पीडेंस ऑफ दिस,
जो कि है सी डी बी इंटू एस, 1/CD/B इंटू एस। तो ये वी आउट डिवाइड बाई 1/CD/BS, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा वी आउट इंटू CD/B इंटू एस। ठीक, और ये आपके पास हो जाएगा करंट, और उसके बाद वी आउट माइनस वी एक्स डिवाइड बाई इसकी इम्पिडेंस। इसकी इम्पिडेंस क्या है, 1/CD/1। तो ये इन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम लोग चूँकि उसमें लिख रहे हैं, इम्पिडेंस ले रहे हैं, तो हम लोग एस डोमेन में लिख रहे हैं, तो ये एस भी इसके साथ आ जाएगा। ये हो जाएगा KCL एट आउटपुट। KCL आप लोगों को आता होगा, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें खुद से ही। उसके बाद फिर ये नोड एक्स के ऊपर आ जाओ, जिसको हम इनपुट नोड कह रहे हैं। वी इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज वी इन है, वी इन माइनस V1 अपॉन RG इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस। इसकी इंपिडेंस थी CDG1 इंटू एस, 1/CD/1 इंटू एस। ये इन्वर्ट होकर CDG1 इंटू एस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये रह गया दिस माइनस 0 अपॉन दिस। प्रैक्टिस करो, खुद ही समझ आ जाएगा, कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। चलें, एनीवेज, उसके बाद इसको मैं इतना डिटेल से नहीं किया, मतलब बात सिर्फ यही है कि आपको पता हो कि किस तरह हुआ। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें हो जाती हैं, और ये मैटलैब में ही सॉल्व होती हैं। तो KCL KVL तो मेरे ख्याल से आपको लगाना आता ही होगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो खैर सम हाउ किसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करें, या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड से करें, या यहाँ पे क्रैमर्स रूल लगाएं, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप करना चाहें। वी आउट ओवर वी इन जो इसका ट्रांसफर फंक्शन आता है, वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपके पास आ रहा है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट ज़रूर दूंगा कि ये जो CDG1 CDB1 ये जो इतनी औखी औखी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको दे दी जाएंगी, और आपसे कहा जाएगा कि आप कंपेयर करें इन दोनों को। ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है किसी दिन कि भाई एग्जैक्ट एनालिसिस में और ये जो आपके पास है दूसरे वाला फाइंडिंग पोल्स बाय इंस्पेक्शन, इस एनालिसिस में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि इधर आपके पास ज़ीरो भी है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस है, तो ये जो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, ये GM/CDG आएगी। लेकिन आपके बुक ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि ये यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट है, ज़ीरो की इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। चलें, एनीवेज, आप प्लीज़ इस पर अपना जो हाथ है ना वो थोड़ा सा मजबूत करें फ़िलहाल, और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।